टेररिस्ट बता दिया, देशद्रोही, आतंकवादी। पहले जब ये केस लगा था ना खुशबू, हमें नहीं पता था कि ये केस क्या है। सब कहते थे यूएपीए यूएपीए। खालिद को अभी अगले महीने 1.5 साल हो जाएंगे। तीनों बहुत मिस करते हैं उनको। नहीं, मेरे बर्थडे पे आएंगे। वो मरियम बोलती है नहीं मेरे बर्थडे पे वो आएंगे, तो मैं उनकी उम्मीदें नहीं तोड़ती। हालांकि वक्त अपने आप ही तोड़ देता है उनकी उम्मीदें। पर जब आसिफ और ये नताशा की बेल हुई, जिस दिन उनका ऑर्डर आया था, उस दिन ऐसा लगा था कि मतलब अब सिर्फ कुछ दिन रह गए हैं, वो बहुत जल्दी वापस आ जाएंगे। पर इसमें भी इसको भी सुप्रीम कोर्ट ने एकदम से वो कर दिया। नमस्कार, आदाब। मैं खुशबू अख्तर। खालिद सैफ़ी एक ऐसा नाम जो आपको याद होगा। CNRC का प्रोटेस्ट हुआ, जिसका विरोध हुआ, दिल्ली में दंगे भी भड़के, लेकिन उसके बावजूद जो मास्टरमाइंड करके मीडिया में तस्वीर दिखाई गई खालिद सैफ़ी की, वो भी तस्वीरें आपको याद है। अभी बीते दिनों आसिफ तन्हा, नताशा दिव्यांगना को UAPA के जो केस है उसमें रिहाई मिली है। उसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खालिद सैफ़ी की वाइफ, क्योंकि एक लंबा वक्त बीत चुका है, करीब 1.5 साल। तो भाभी, सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगी कि 1.5 साल का एक लंबा वक्त बीत चुका है, कितनी मुश्किलों के साथ आप लोगों का ये जो टाइम है ये बीत रहा है? ये मतलब आप लोगों को हम बता भी नहीं सकते कि मैं और मेरे बच्चे किस तरीके से इस टाइम को निकाल रहे हैं। मतलब एक होता है ज़िंदगी जीना, पर हमारी ज़िंदगी चल नहीं रही, कट रही है, बस किसी तरीके से काट रहे हैं। उनके आने का इंतज़ार रहता है हर वक्त ऐसा लगता है कि अभी मतलब आज सोए हैं, कल शायद ऐसा दिन हो कि जब वो घर आ जाएं, जिस तरीके से गए थे उसी तरीके से वापस आए। पर जिस तरीके का केस उनके ऊपर लगाया गया, एक UAPA केस, तो वो इतना मतलब पहले जब ये केस लगा था ना खुशबू, हमें नहीं पता था कि ये केस क्या है। सब कहते थे UAPA। मुझे खुद को नहीं पता था कि ये केस क्या है, या इसकी गंभीरता भी नहीं पता थी। पर जिस तरीके से उनका उस केस लगने के बाद जो मीडिया ट्रायल हुआ, जिस तरीके से उनको मीडिया में दिखाया गया, क्या क्या नहीं कहा गया, ये सिर्फ एक चीज़ होती है कि आप किसी को बोल दो, उनके हिसाब से ये उन्होंने कह दिया। पर उस चीज़ का जो इफ़ेक्ट होता है वो हमसे पूछिए, हमारे जहन के ऊपर, मेरे छोटे छोटे बच्चों के जहन के ऊपर उसका क्या असर हुआ है, और हमने किस मुश्किलात से ये वक्त निकाला है और निकाल रहे हैं, और अभी भी ये पता नहीं है कि कितने दिन अभी और लगेंगे हम लोगों को। तो एक खालिद को अभी अगले महीने 1.5 साल हो जाएंगे, 15 महीने हो चुके हैं उनको। तो 15 महीने एक बहुत लंबा समय होता है हमारे परिवार के लिए। एक एक पल काटना इतना भारी होता है। मतलब जब सब लोग ये सोचते हैं ना कि अभी 2-3 लॉकडाउन गुजर गए, जब सब अपने परिवार के बारे में सोच रहे हैं, तब मुझे ये सोचना पड़ता है कि फिर से लॉकडाउन आ रहा है, फिर से सब चीज़ एकदम शुरुआत से देखनी पड़ेगी, बच्चों का केयर करना पड़ेगा, मेरे बच्चे बीमार ना हो जाए, किसी के टच में ना आ जाए। एक अकेलेपन का खौफ रहता है कि अगर हमें कुछ हो गया तो कैसे होगा। फिर नताशा के फादर की डेथ हुई, उधर खालिद के अंदर इतने परेशान थे कि एकदम बेचैन हो गए थे वो खबर सुन के। मेरी उनसे बात हुई थी 5 मिनट वाली कॉल पे, तो वो एकदम परेशान थे क्योंकि उनकी खुद की अम्मी 80+ हैं, तो वो इतने परेशान थे। हम लोग इतना परेशान। अभी उनकी हाल फिलहाल में तबीयत भी ख़राब हो गई थी, जब ये कोविड चल रहा था, जब उसकी 2nd वेव थी, तब उनकी तबीयत ख़राब हुई थी। मतलब इतना लंबा प्रोसेस होता है कि उनको एक टेस्ट करवाने के लिए ही 8-10 दिन लग गए कोर्ट में, और मंडे को जब उनका टेस्ट हुआ तो वो टेस्ट नेगेटिव आया। उससे पहले का जो 1 हफ्ता था, तो बस खालिद को फीवर रहा 101 से 102, इतना तेज़ फीवर, गले में इन्फेक्शन। वो 5 मिनट की कॉल पर भी बात नहीं करते थे, सिर्फ कोई और कह देता था कि आप बोलिए, वो सुन रहे हैं, वो उनसे बोला नहीं जा रहा, गले में उनके दर्द हो रहा है काफ़ी। तो इस तरीके के हालात थे। तो सोचिए हम लोग कितना बेचैन रहे होंगे। हम एकदम
अपने आप को लाचार महसूस कर रहे थे कि हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। वो अंदर बीमार हैं, इधर मेरे बच्चों की भी तबीयत ख़राब हुई। आज अभी हाल फिलहाल तो हाल ऐसे हो गए थे बीच में कि अगर किसी को जुकाम भी लग रहा था तो ये दिल के अंदर पहला खौफ ये आ रहा था कि कहीं वो कोविड हुआ तो हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, किससे बोलेंगे, कहाँ जाएंगे, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। तो इतना डर, उसके बावजूद ये अलग के लोगों ने एक अलग से इमेज बना दी। सोशल मीडिया पे भी एक अलग चलता है, ज़रा सा कहीं कुछ नाम आता है तो खालिद सैफी करके तो इतना सब कुछ लिखा हुआ आ जाता है कि टेररिस्ट बता दिया, देशद्रोही, आतंकवादी, मतलब एक आरोप लगाया है। ये तो एक आरोप है ना, अभी उन लोगों ने कुछ सबूत भी तो होते हैं, कुछ साबित नहीं करे हैं, अभी कुछ साबित नहीं कर पाए हैं और इंशाल्लाह ना ही कर पाएंगे वो लोग। बिल्कुल। आसिफ, नताशा, दिव्यांगना को जिस तरह से बेल मिली है, कितनी उम्मीद जागी है कि अब खालिद सैफी को भी बेल मिल जाए, क्योंकि मास्टरमाइंड और तमाम तरह का मीडिया ट्रायल के बाद, क्योंकि दिल्ली पुलिस यही कोशिश कर रही है कि किसी को भी ज़मानत ना मिल पाए, तो कितनी उम्मीद जागी है भाभी पहले के वक्त में और आज के वक्त में? देखिए, जब मुझे समझ में आया था यूएपीए क्या है, तब इतना वक्त निकल गया था, 5-6 महीने लग चुके थे, तो एकदम ऐसा हो गया था कि सुनने में यही आता था। जब मुझे सब ने बताया, मैंने खुद उसके बारे में सर्च करा कि लोगों की काफ़ी साल बेल नहीं होती, हम लोग घबरा गए थे। मैं अंदर ही अंदर घुटने लग गई थी उस चीज़ से, क्योंकि मैं अपने वकीलों से भी क्या बात करूँ, क्या पूछूँ उनसे, क्योंकि वो भी यही कहेंगे बेचारे कि भाई हमारा केस चल रहा है, हमारा ये सब अभी केस प्रोसेस में है, चल रहा है, तो उनका भी कुछ नहीं, उनके हाथ में भी कुछ नहीं था इस केस को लेकर। अभी तो ये है कि वो काम कर रहे हैं अपना, पर हम लोग इतना, ख़ास तौर से मेरे अंदर इतने डर बैठ गया था उस चीज़ में, ना मैं हंस पा रही थी, ना मैं बोल पा रही थी। मुझसे मेरे घर वाले, मेरे माँ बाप, मेरी सास, कब आएगा खालिद, कुछ भी नहीं बता पा रही थी। उनको एक ये भी नहीं बता रही थी, झूठ भी नहीं कह पा रही थी कि हाँ अब नहीं, इस महीने आ जाएंगे। पर जब आसिफ और ये नताशा की बेल हुई, जिस दिन उनका ऑर्डर आया था, उस दिन ऐसा लगा था कि मतलब अब सिर्फ कुछ दिन रह गए हैं, वो बहुत जल्दी वापस आ जाएंगे। पर इसमें भी इसको भी सुप्रीम कोर्ट ने एकदम से वो कर दिया, हमारी उम्मीदों पे पानी फेर दिया कि सेम केस है, सेम चार्जेस है, पर उस ऑर्डर का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। उस चीज़ का मतलब वो जो भी कुछ है नए सिरे से होगा। बिल्कुल भाभी, मैंने हमारे पिछले इंटरव्यू में कभी नहीं पूछा, लेकिन बच्चे नहीं पूछते कि पापा कब आएंगे, वो ये नहीं कहते कि इतना वक्त क्यों लग रहा है। कितने सारे बर्थडेज़ हैं जो हम लोग सोशल मीडिया पे देखते हैं, आज बच्चे का बर्थडे है, आज बेटी का बर्थडे है, लेकिन वो वक्त बीत रहा है, बच्चे तेज़ी से बड़े हो रहे हैं। क्या कहता है वो अपने अब्बा के लिए? तीनों बहुत मिस करते हैं उनको, मतलब मेरे बच्चों का वो हो गया है, पहले वो खुल के हंस पाते थे, इतने टाइम से ऐसा हो गया कि ना वो खुल के हंस पाते हैं। अंदर ही अंदर एक होते ना घुटन सी बच्चों को, एक वो चीज़ हो गई है। ख़ासतौर से मतलब रिएक्ट करना चाहते हैं पर उनसे हो नहीं पाता, बात करना चाहते हैं कर नहीं पाते हैं, लोगों से कटने लगे हैं। आपस में हम लोग बैठते हैं काफ़ी देर, मैंने कोशिश करती रहती हूँ, कभी साथ में बैठ के हम लोग खेलते हैं, कभी साथ में बैठ के हम लोग पिक्चर दिखाती हूँ, कोशिश करती हूँ कि किसी तरीके से मैं उनके साथ उनसे बात कर सकूँ, पर वो सारी बातें मुझसे नहीं कर पाते खुल के, क्योंकि इतना सब कुछ उनका अंदर ही अंदर घुट चुके हैं, वो इतना सब कुछ झेला है उन लोगों ने। हमारा क्या, मैं रो के रिएक्ट कर पाती हूँ, वो लोग वो भी नहीं करते। वो जब भी कोई बर्थडे आता है, लास्ट सबसे पहला जब इनके अब्बू का अरेस्ट हुआ था, उसके बाद सबसे पहला बर्थडे ताहा का था, जून में था। अब जून से लेके अब फिर जून आ गया, उसके बीच में मैंने हर किसी को, हर तीनों को यही बोला था, अब्बू इस बर्थडे पे आ जाएंगे, अब तुम्हारे बर्थडे पे आ जाएंगे, मरियम अब तुम्हारे बर्थडे पे आ जाएंगे, ईद पे आ जाएंगे, रमज़ान में आ जाएंगे। ऐसे करते 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 अब ताहा का बर्थडे फिर से आ गया। तो और अभी पता नहीं, फिर से जब आसिफ भाई का सुना उन्होंने कि आसिफ भाई का बेल हो गया है,
तो अब खुद से अंदाज़ा लगाने लग गए, अम्मी अब अबू मेरे बर्थडे पे आएंगे। तो एक का बर्थडे सितंबर में, एक का अक्टूबर में है, तो दोनों अपने आप ही अंदाज़ा लगा रहे थे कि नहीं मेरे बर्थडे पे आएंगे। वो मरियम बोलती है नहीं मेरे बर्थडे पे अबू आएंगे। तो मैं उनकी उम्मीदें नहीं तोड़ती, हालांकि वक्त अपने आप ही तोड़ देता है उनकी उम्मीदें। तो हमारे साथ मौजूद थी खालिद सैफ़ी की वाइफ। सत्ता अक्सर अपनी उस ईगो के चलते परिवारों का क्या हाल करता है हमने दिखाने की कोशिश की। ठीक 1 साल पहले हमने नरगिस भाभी का इंटरव्यू किया था, आप सब ने देखा था, बहुत लोगों ने आवाज़ उठाई थी, लेकिन आज करीब 1 साल बाद भी वही हालात हैं। बच्चे अपने पोते पे बस ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि अब उनके पापा आ जाएंगे, भाभी इंतज़ार करती है कि उनके पति आ जाएंगे, माँ इंतज़ार करती है कि उनका बेटा जल्दी आ जाएगा। लेकिन असलियत यही है कि सत्ता की वो ईगो जो हर्ट हो गई उस काले कानून के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने वालों के लिए, जो सत्ता की आंख में आंख डालकर पूछ रहे थे कि ये काला कानून वापस करिए।